गुड इवनिंग। लोगों को मैंने इंटीजर टाइप के 4-5 क्वेश्चन करने दिए थे, वैसे सारे एक मिनट का नाइस। क्या दिया 9th क्वेश्चन में? If the coefficient of third, fourth and fifth term from the beginning in the expansion are in the ratio of 12:8:3, then the term independent of x is। आपके पास क्या मिसिंग है? a और n। उसके लिए आप लोगों को रिलेशन दिया है ना, जो तो एक अगर आप लोगों को थर्ड टर्म फाइंड करना है तो r को क्या लोगे? 2। तो थर्ड टर्म फाइंड करना तो r क्या लेंगे? 2। अगर r को अगर हमने 2 लिया तो टर्म क्या बनेगा आप लोगों का? NC of 2 x का पावर n minus 2 a by x square का पावर 2। करेक्ट? राइट। कांस्टेंट को साथ में लोगे तो NC2 a का स्क्वायर x का पावर n माइनस, और यहाँ पर पावर 4 है, ऊपर जाएगा तो -4, तो n माइनस 6। फिर आपको चाहिए नेक्स्ट वाला कौन सा टर्म? फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म के लिए आपको क्या लोगे? 3। तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? NC3 x का पावर n माइनस 3 a by x स्क्वायर का पावर 3। वापस कांस्टेंट को साथ में लोगे NC3 a क्यूब x का पावर n माइनस 9 है ना, ये 6 ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा। फिर फिफ्थ टर्म के लिए आपको क्या लोगे? 4। तो क्या होगा? NC4 x का पावर n माइनस 4 और a by x स्क्वायर का पावर 4। तो फाइनली इसमें आप लोगों के पास क्या बचेगा? कांस्टेंट NC4 a raised to 4 x का पावर n माइनस 12। अब देखो आप लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया है कि तीनों कोएफिशिएंट, ये फर्स्ट थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट, ये फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट, ये फिफ्थ टर्म का कोएफिशिएंट, उनका रेशियो दिया हुआ है। उनका रेशियो दिया हुआ है NC2 into a square divided by NC3 into a cube is given, कितना दिया है? 12/8। और थर्ड और फोर्थ टर्म का, सॉरी फोर्थ और फिफ्थ टर्म का कोएफिशिएंट का रेशियो NC3 into a cube upon NC4 into a raised to 4, वो कितना दिया हुआ है? 8/2। कितने अननोन है आपके पास? कितने रिलेशन चाहिए? 2 रिलेशन मिल जाने वाले। NC2 into x स्क्वायर को जब आप सोल्व करोगे NC2 को क्या लिखोगे आप? n into n minus 1 डिवाइड बाई 2 into 1, और NC3 को क्या लिखेंगे? n minus 1 n minus 2 डिवाइड बाई 3 into 2 into 1। ऐसे होगा ना? n से चालू करके कितना डिक्रीजिंग ऑर्डर? 3। और यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x क्यूब है, x स्क्वायर कट हो जाएगा तो क्या बचेगा? a। करेक्ट। और 12/, अच्छा यहाँ पर भी क्या क्या कट हो रहा है? n minus 1 डिवाइड बाई 2, ये सब कट। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 3 कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर। क्या बचा आपके पास? 3 अपॉन n minus 2 into a, 12/8, 3/2 है ना, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तब देखो ये 3 और 3 कैंसिल। तो आपके पास क्या रिलेशन है? n minus 2 into a equal to 2, अगर मैं रेसिप्रोकल कर लेता हूँ, ये आपका फर्स्ट रिलेशन है। अब इसको सोल्व करिए। क्या हम लोग NC3 को n minus 1 n minus 2 डिवाइड बाई 3 into 2 into 1 into a cube। NC4 क्या होगा? n minus 1 n minus 2 n minus 3 डिवाइडेड बाई 4 3 2 1। अच्छा ये a क्यूब और नीचे a raised to 4 है, कट हो जाएगा, a बचेगा। और इन सब में से क्या कट? ये पूरा क्या रहा? n-3/2
4 ऊपर जाएगा 4/n-3 इंटू a इक्वल टू 8/3, ये 4 2 जाए कैंसिल कर लेते हैं, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा n-3 इंटू a इक्वल टू 3/2, 2/3 का क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। दो रिलेशन है, आप लोग अगर यहाँ पर देखोगे तो दोनों में a को इक्वेट कर लेते हैं, इसका a कितना 2/, इसका a कितना 3/2 ऑफ n-3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए क्या होगा 4n -12 3n -6, 3n इस तरफ आएगा 10 होगा, -12 उस तरफ जाएगा 12 -6 हो जाएगा। n को 6 रख लो, कोई भी सपोज इसमें रख लेते हैं, n को 6 रखा तो 6 - 2 4, a इक्वल टू 2/4, तो a इक्वल टू 1/2, a मिल गया n मिल गया। अब आपका क्वेश्चन में वैसे a और n ढूंढना ही नहीं था, बट मुझे इसलिए ढूंढना पड़ा तो क्वेश्चन में जो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि इस एक्सपांशन का वो टर्म की वैल्यू फाइंड करके दो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ, वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कैसे ढूंढना तो हमें आता है, पर उसके लिए पावर तो पता होना चाहिए था ना। अब इसका जनरल टर्म बताओ क्या लिखें, CR की पावर R, कांस्टेंट था दे साथ में लोग तो 60 ऑफ R 1/2 x का पावर क्या होगा 6 - R -2R, तो 6 3R, और वो 6 - 3R को किसके इक्वल होना पड़ेगा 0, तो R क्या हो जाएगा 2, R की जगह पर 2 रख लोगे तो 62, 15 1/2 स्क्वायर 4 ऐसा हो जाएगा। तो x = 0 मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x की वैल्यू कितनी आ रही है 15/4। अच्छा, आप लोगों को सिर्फ टर्म नंबर ही चाहिए था, टर्म नंबर ही चाहिए था, वैल्यू नहीं चाहिए। R अगर 2 है तो टर्म कौन सा होगा आप लोगों को यही आ रहा था, ठीक है। चेंज कर दो ना, होगा ठीक, राउंड अप जैसे कुछ होता है कि कम नंबर बोला है, इन द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x में बाकी हो गए थे जो बोला था। और कोई आप लोगों के डाउट कुछ होने को बता दो। ये कोई डाउट?
देखो ना 67 वाला क्वेश्चन और मुझे बताओ क्या मेथड लगेगा। 67 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 20 को उन्होंने लिखा है सिग्मा इक्वल टू आर इक्वल टू 0 टू 20 20 सी ऑफ आर इंटू एक्स रेज टू आर। ये तो इनका एक्सपांशन लिख रखा है आप लोगों ने, है ना। आपको पूछा क्या है क्वेश्चन, सिग्मा ऑफ आर इक्वल टू 0 टू 20 आर स्क्वायर इंटू 20 सी आर। ये क्वेश्चन तब तक नहीं होगा जब तक आज ये बता नहीं लेते। तो इतने सारे क्वेश्चन बता लिए। क्या लिखोगे आर स्क्वायर को, क्या लिखोगे आर स्क्वायर माइनस आर प्लस आर। और आर स्क्वायर माइनस आर को क्या लिखोगे आर इंटू माइनस इंटू 20 सी आर। 20 सी आर की फॉर्मूला लगाओगे 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल को क्या लिखोगे आर माइनस 1 इंटू और इंटू में 20। नीचे से कितने टर्म रिड्यूस हो रहे हैं तो ऊपर से भी कितने होने चाहिए तो 20 फैक्टोरियल को क्या लिख लिया 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल। किसकी फॉर्मूला बनती 18 सी ऑफ। अच्छा सिग्मा जो पहले 0 से चालू हो रहा था कहां से चालू होगा 2 से, क्योंकि 2 टर्म रिड्यूस हो गए तो 2 से चालू के कहां तक। ये 19 इंटू 20 कॉन्स्टेंट है, 380 बाहर ले लेते हैं, क्या हुआ ये 18 सी ऑफ आर माइनस 2। और दूसरा टर्म कौन सा बचा था यहाँ पर सिग्मा ऑफ आर इक्वल टू 0 टू 20 आर इंटू 20 सी आर। वैसे इसमें आर को हटाना पड़ेगा और आपको जरूरत नहीं क्योंकि मैं आपको शॉर्टकट दे चुका हूँ एपी वाला। यहाँ पर आर जब पुट करोगे तो 0 1 2 3 ऐसे चलेगा। किसमें तो उसकी फॉर्मूला शॉर्टकट क्या दिया था 0 मतलब कितना फर्स्ट का कोई जीरो का कोई और C0 का कोई शरीर में 0 होगा तो A0 आपका 0 है। A मतलब कौन 20 से 20 का क्वेश्चन कितना होगा इंटू 2 रेज़ टू पावर A कितना 20 और 2 रेज़ टू पावर ये तो सेकंड टर्म का डायरेक्ट आंसर राइट 20 इंटू 2 रेज़ टू 90। और इसमें जब आप सिग्मा हटाओगे तब ये कौन सी प्रॉपर्टी बनती है 2 रेज़ टू 18 18 C0 प्लस 18 C1 प्लस 18 C2 कहाँ तक 18 से 18 तक। तो किसकी फॉर्मूला है 2 रेज़ टू n तो 2 रेज़ टू 18 हो जाएगा तो 380 इंटू 2 रेज़ टू 18 प्लस 20 इंटू 2 रेज़ टू 90। जितना कॉमन है कॉमन ले लेते। क्या कॉमन है क्या कॉमन निकलेगा 2 रेज़ टू 18 कॉमन है या इनफैक्ट 2 रेज़ टू 9 ठीक है 2 रेज़ टू 18 कॉमन लेते हैं एक बार। तो क्या बचेगा यहाँ पर 380 प्लस 40 एक 2 बचा भी तो होगा तो 20 इंटू 2 40 380 प्लस 40 420 इंटू 2 रेज़ टू 18। ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन देख लो हो सकता है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया भी हो 480 सॉरी 420 के टर्म में एक भी नहीं दिया हुआ है पर इसको 105 to 4 लिख सकते हैं 105 to 4 क्या होता है 420 होता है और वो 4 इसको दे दो इसको दोगे तो 2 का पावर 18 तो कितना हो जाएगा। ये तो सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं कोई क्वेश्चन को हटाना क्वेश्चन हट गया तो क्वेश्चन बन गया।
यहाँ पर ध्यान दो, ये कोई डाउट तो पहले बता दो, फिर मैं आगे बताऊँ। कौन सा 73? क्योंकि मैंने बाइनोमियल में जो मुझे बताना चाहिए तो सब कुछ बता दिया है। सेवेंटी 73 वाला क्वेश्चन आप चेक करो एक बार। देखो ना क्वेश्चन नंबर 73। और इस क्वेश्चन का अगर पूरा सीरीज जो देखो उसका पैटर्न समझोगे तो पहला जो टर्म है उसमें x का पावर कितना होगा? 0। उसका x का पावर 1 हुआ, फिर x का पावर 2 हुआ, और 5 प्लस x का पावर 500 से चालू हुआ, एक एक डिक्रीज होते जा रहा है। तो सबसे लास्ट में 5 प्लस x का पावर कितना होगा? दिया नहीं, क्यों नहीं दिया होगा? बिकॉज पावर 0 होगा। इस पूरे एक्सपेंशन, इस पूरे सीरीज में आप लोगों को फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ x इज टू 1 0। मुझे सिर्फ ये बता दो, ये जो पहला टर्म है जीवन, उसमें x इज टू 101 का कोएफिशिएंट क्या होगा? तो जनरल टर्म क्या लिखोगे? 500 CR 5 का पावर 500 माइनस R इंटू x इज टू पावर 8। तो आपको x इज टू 101 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 500 0 और 5 का पावर 500 माइनस 101 कितना हो जाएगा? 399। ये होगा फर्स्ट टर्म में x इज टू 101 का कोएफिशिएंट। आप यहाँ आ जाओ, यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास x का पावर कितना है? 1। तो अंदर आपको क्या चाहिए होगा? x इज टू 100, क्योंकि मुझे x इज टू 101 तक पहुंचाना है। तो इसके एक्सपांशन में x इज टू 100 का कोएफिशिएंट 499 300 5 का पावर 399। यहाँ पर आ जाओ, ऑलरेडी x का पावर 2 है, तो यहाँ पर आपको अंदर क्या चाहिए होगा? 99। तो क्या होगा कोएफिशिएंट इसके एक्सपांशन में? 498 399 x का पावर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, सॉरी 5 का पावर है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 399। ये सब आप लोगों को माइंड में हो जाना तीसरा कैलकुलेशन। तो जनरल टर्म इज अप्लाई कर लो mg ऑफ r x प्लस n माइनस r इनटू y रेज़ टू r। तो वैसे पूरा पैटर्न चल रहा होगा। तो सबसे लास्ट में अच्छा इसके पहले का टर्म कौन होगा? x प्लस 2 499 y प्लस x का पावर 1 है ना, राइट? इस टर्म के अंदर आप लोगों के पास x टू 101 का कोएफिशिएंट क्या होगा? कोई नहीं सकता। उसके लास्ट में हो सकता है? नहीं हो सकता। तो थोड़े से ऐसे भी टर्म होंगे जिसमें x टू 101 आता ही नहीं होगा। तो कैसे होगा कि आपको एक पैटर्न से समझ में आता होगा, क्यों ये पैटर्न हो गया, इसमें प्लस है सबका, तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू 101, ये जो सीरीज चल रहा है हमारे पास, ये सीरीज आगे बढ़ते जाएगा तो कब खत्म हो जाएगा? कब खत्म हो जाएगा? ये 500 499 498 497 496 तो कब खत्म होगा? कभी तो खत्म होगा, तो उसके बाद फिर x टू 101 नहीं मिलता होगा। तो कहाँ खत्म होगा? क्योंकि हर एक में ये तो टेंशन नहीं, ये तो कॉमन आ जाने वाला है। क्योंकि हर एक में देखो ना 5 to 399 ही आ रहा है। इसके बाद का टर्म कौन होगा इस बार बताओ? मेरे पास सबकी एक्सपांशन है भी नहीं, तो यहाँ पर मैंने टर्म नहीं लिखा, फिर भी आप बताइए इसके बाद का टर्म कौन होगा? 490 C of 98 तो x का पावर, सॉरी 5 का पावर
399। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा 399 बनना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर अब मुझे बताओ वापस सोचिए इसका लास्ट टर्म कौन सा होगा जहां पर आपको सीरीज खत्म कर देनी पड़ेगी। आपका ये डिक्रीज होता जा रहा है 101, 100, 99, 90, इनके बीच का डिफरेंस हमेशा 399 होना चाहिए। तो फिर ये डिक्रीज होते 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 एक टाइम ऐसा भी कहेगा जब 0 पे पहुंचेगा। जब वो 0 पे पहुंचेगा तो ऊपर क्या होता होगा 399 और कहीं पर भी 5 का पावर। तो क्या इसके आगे जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। सी और 0 के बाद डिक्रीज करोगे तो माइनस बना देगा, तो वहां पर खत्म कर देना पड़ता होगा। और सब में सब क्या कॉमन है 5:399। अब ये जो सीरीज बची है 500 C101 प्लस 499 C100 प्लस 498 C99 प्लस 497 C98 और लास्ट वाला टर्म कौन सा है 399 C0। उसके पहले का टर्म कौन सा होगा 400 C1 प्लस 399 C0। इस पूरी सीरीज का एडिशन करना है। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? एडिशन में की तो है कौन सा NC of R प्लस NC of R minus 1 इक्वल टू n प्लस 1 दिया। तो वो चेक करेंगे कैसे 399 C0 को क्या लिख लेंगे 400 C0। इन दोनों को साथ में लोगे तो प्रॉपर्टी के हिसाब से आंसर 401 C1। इसके पहले का टर्म कौन सा होने वाला है? इन दोनों का एडिशन आया 401। इसके साथ जोड़ी बनाएगा उसका एडिशन 402 आगे बढ़ता रहेगा सबके साथ एक पेयर बनता जाएगा। यहाँ पहुंचेगा, जब यहाँ पहुंचेगा तो पहले क्या होगा 500 C 100 C। अब इन दोनों का एडिशन और इनटू में 5:399 जो कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 97। तो क्वेश्चन नंबर 97 जैसे करें हमें ऐसे दिया हुआ है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर का पावर 10 का सामने एक्सपेंशन लिखा हुआ है।
क्या लिखा हुआ है? P0 x रेज़ टू 0, P1 x रेज़ टू 1, P2 x रेज़ टू 2, कहाँ तक? P20 x रेज़ टू, अच्छा उन्होंने x रेज़ टू 20 पे क्यों रोक दिया होगा? ये जो सिग्मा है उनको उन्होंने x रेज़ टू 20 पे रोक दिया क्योंकि x की हाईएस्ट पावर वहीं तक जा सकता है इसलिए। अब P1 की वैल्यू दिया हुआ है 20, P1 मतलब कौन? x का पोजीशन, P2 दिया हुआ है 210, x स्क्वायर का पोजीशन, और आप लोगों को ढूंढना है ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c। मुझे बताओ कैसे? a प्लस b प्लस c ढूंढने मतलब मुझे a b c 3 अननोन ढूंढने, तो कितने रिलेशन चाहिए? 3, राइट? तो 3 रिलेशन कैसे निकालेंगे? अच्छा P1 20 है, अरे एक बार P0 की वैल्यू ढूंढ सकते हो? P0 की वैल्यू 1 कैसे दिया, कैसे पता होगा? बिल्कुल लास्ट क्लास में तो पता है। P0 अगर ढूंढना हो तो आपको x को क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? 0। P0 ढूंढना है तो आप x को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 0। तो सारे 0 देंगे, फिर बचेगा कौन? P0। और अगर x को 0 था तो आपने x को 0 यहाँ पर भी रखना होगा, तो P0 कितना होगा? a रेज़ टू 10 होगा, जो हमें नहीं पता है, जो हमें नहीं पता है, पर हमें कौन पता है? P1 पता है। तो P1 अगर आपका 20 है तो P1 की वैल्यू कैसे ढूंढा जाए? ये भी मैंने आपको बताया था। क्या x को 1 रखोगे तो P0 प्लस P1 प्लस P2 टू द P20 मिलेगा, कैसे 1 रख के मिल जाएगा? क्या करना था? डिफरेंशिएशन। क्या करना था? डिफरेंशिएशन। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? n into dx plus dx square to 9 into b plus into b plus 2dx चेंज रूल, a का 0, dx का b, dx स्क्वायर का 2cx। सामने जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएट 0 P1 x का, P1 P2 x स्क्वायर का 2 P2 x, फिर P3 x स्क्वायर होगा तो 3 P3 x स्क्वायर, P20 x to 20 का 20 टाइम P20 to x to 90। अब अगर P1 ढूंढने तो x को 0 रख देंगे, x को 0 को सारे टर्म 0, क्या बचा? P1 जिसकी वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 20, x को 0 रखा ना, ये सब 0 हो गया, तो क्या रहा? 10 टाइम a raised to 9 into b, 10 टाइम a raised to 9 into b। ये हुआ P1, मतलब एक a और b का बीच का एक रिलेशन मिला हुआ, करेक्ट? P2 ढूंढना, P2 मतलब क्या? x स्क्वायर का पोजीशन। अब P2 x स्क्वायर है तब दो ऑप्शन है मेरे पास P2 ढूंढने का, या तो मैं मल्टीनोमियल थ्योरम यूज कर लूं, या तो फिर वापस से पढ़े डिफरेंशिएट कर लेते। तो फिर आप मुझे बताओ, जब आप ही ने बोला डिफरेंशिएट कर लेते तो डिफरेंशिएट भी आप लोग बताओ, फिर इसका डिफरेंशिएट करना है। 90 into dx का पावर e सबका सब पेज का डिफरेंशियल, इंक्रीज का डिफरेंशियल। एक आप लोगों को सर ने बताया प्रोडक्ट रूल नाम सीखिए। आप एक साथ दो फंक्शंस का रेट ऑफ चेंज नहीं ढूंढ सकते हो। आप एक टाइम पे किसी एक का ही डिफरेंशिएशन होता है, एक साथ दो फंक्शंस के डिफरेंशिएशन नहीं होते हैं। अगर आपको साइन एक्स का डिफरेंशियल आता है,
अगर आपको एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएट करना होता आप ऐसे थोड़ी कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर का 2x साइन एक्स का cos x, ऐसे थोड़ी होता, ऐसे नहीं होता। क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या करता है, डिफरेंशिएशन नाम का एक मशीन है, वो मशीन मुझे क्या करके देता है, मुझे दुनिया का हर फंक्शन का, कोई भी फंक्शन का उसका चेंजिंग रेट जो होता है ना, उसका हर चीज चेंज हो रही है और हर एक का चेंज होने का एक रेट है, एक पर्टिकुलर वे से वो चेंज होता है, तो वो चेंज चीज ढूंढ के देता है। तो एक टाइम पर उस मशीन की लिमिटेशन है, उसकी लिमिटेशन नहीं कि एक टाइम पर एक ही फंक्शन का रेट और चेंज ढूंढ के दे सकता है, वैसा नहीं कि एक्स स्क्वायर का भी दे देगा और साइन एक्स का भी दे देगा। ये दोनों डिफरेंट फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो क्या करेगा, एक टाइम पर सिर्फ एक का ढूंढ के देगा। वो अगर एक्स स्क्वायर का ढूंढ के देता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, उस टाइम पर वो साइन एक्स को कुछ नहीं करेगा, उसके लिए वो कांस्टेंट है। प्लस वो करेगा दोनों का, बट एक के बाद है। तो जब इसका रेट ऑफ चेंज ढूंढेगा, इसका डिफरेंशिएट करेगा तो एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं करेगा, एक्स स्क्वायर पर ही रखेगा, फिर साइन एक्स का cos x। दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। और ये ऑब्वियस मुझे पता ही होगा, तो होगा नहीं कि बताइए ना। एक टाइम पर आप एक का ही डिफरेंशिएट कर सकते हो, दो का डिफरेंशिएशन एक साथ नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं बोल पाओगे कि इसका कर लिया इनटू इसका कर लिया, सिर्फ इसका करो, ये कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशिएट क्या होगा जो आपने बताया 90 a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर का पावर 8, फिर चेन रूल के हिसाब से इसका भी तो होगा, क्या होगा इसका b प्लस 2cx, b प्लस 2cx, और ऑलरेडी b प्लस 2cx है, तो b प्लस 2cx का होल स्क्वायर प्लस, अब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरे लिए कांस्टेंट होगा, तो 10 टाइम a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर रेज़ टू पावर 9, और इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो b का 0, 2cx का 2c, और सामने की तरफ डिफरेंशिएट करूंगा तो p1 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएट 0, 2p2x का 2p2, 3p3x स्क्वायर का 6p3x, बाकी सब में x होगा ना, इसका भी करोगे तो 380 p20 into x raised to 18, अब सब में x की जगह पर क्या रख लिया जाए 0, x को 0 रखो तो सामने सिर्फ कौन बचेगा 2p2, बाकी सारे 0, बाकी x को 0 रखो तो बाकी सारे तो 0, तो क्या हो गया ट्वाइस ऑफ p2, जिसमें p2 की वैल्यू हमें दिया हुआ है 210, यहाँ पर x को 0 रखा आपने तो क्या रहेगा फिर a 90 टाइम a रेज़ टू 8, ये 0 हो गया तो क्या रहा b स्क्वायर हुआ, फिर यहाँ पर ये 0 हो गया तो क्या बचेगा 10 टाइम a रेज़ टू 9 इंटू 2c, तो 20 कर लो, यहाँ पर 20 a रेज़ टू 9c इज इक्वल टू 2p2 और p2 210 है, 210 into 2 420 ना, थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं, यहाँ से 10 कॉमन है, 10 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा 9 टाइम a raised to 8 into b square plus 2 टाइम a raised to 9c equal to 40। ये आप लोगों को जो P1 और P2 की वैल्यू जो दिया था उसके हिसाब से P1 और P2 की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोगों के तो रिलेशन है। तो जब भी आप लोगों को x का कोएफिशिएंट फाइंड करना तो उसके इसमें फिर मल्टीनोमियल थ्योरम नहीं लगाना, तो लेंथी होता है। तो क्या करोगे आप डिफरेंशिएट करके x को 0 रख दो, P2 x स्क्वायर होगा तो भी ऐसा कर डिफरेंशिएट, P3 x के ऊपर वो सब आ जाए तो फिर डिफरेंशिएट मत करो, फिर तो देखो इसका डिफरेंशिएट में ऑलरेडी 2 टर्म आ चुके हैं, वापस डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर वो टर्म्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे और उतना फिर आप कर नहीं पाओगे, तो फिर ऐसे केस में फिर मल्टीनोमियल कर लो। फिर एक तो इनिशियल कोएफिशिएंट ढूंढना होगा तो आप डिफरेंशिएशन की हेल्प लेके कर सकते हो, और P0 ढूंढना है तो कुछ नहीं करना, डायरेक्टली x को 0 रख लेना, करेक्ट। ओके, अब आप लोगों को लास्ट में ढूंढना क्या था, a प्लस b प्लस c की वैल्यू, a प्लस b प्लस c की वैल्यू ढूंढना था। हम लोग ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस और ट्वाइस को कर ही लेंगे, मेनली ढूंढना था अपने को a प्लस b प्लस c की वैल्यू,
और हमारे पास अभी रिलेशन आए हैं, दो रिलेशन आए ना अपने पास। एक आया यहाँ पर 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा ये 2 टाइम मतलब 2 इक्वल टू a रेज़ टू 9 into b। और क्या मिला आपके पास यहाँ पर 42 इक्वल टू 9 टाइम a रेज़ टू 8 b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a रेज़ टू 9। और देखो इसके अंदर अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई इसके अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन है, नहीं तो 3 अननोन है तो कितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी 3 होने के बाद दिया 2 ही है। अब 2 इक्वेशन है और 3 अननोन है। अभी मान के चलते हैं कि कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होगा तो चेक करना पड़ेगा। तो मान लेते 2 ही रिलेशन है। तो एक बार थोड़ा सा ट्रायल एंड थोड़ा दिमाग लगा के ट्रायल एंड एरर यूज करते हैं। ट्वाइस ऑफ a रेज़ टू 9 into b। अच्छा abc बिलोंग्स टू क्या दिया हुआ है नेचुरल नंबर। अब एबीसी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही दिया हुआ है तो यहाँ से एक चीज तो समझ रहा है कि अगर ए अगर नेचुरल नंबर है और सामने आंसर अगर 2 ही है तो ये 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर ये 2 भी हुआ तो 2 रेज़ टू 9 फिर 2 के साथ कैसे मैच करेगा, क्योंकि बी भी तो नेचुरल नंबर ही है। तो ए को तो फिक्स है, क्या होना पड़ता है 1, क्योंकि इतना बड़ा पावर है। अब अगर ए 1 हुआ तो बी के पास ऑप्शन क्या है 2 ही होना पड़ेगा। अब अगर ए 1 हुआ बी 2 हुआ, अगर यहाँ रखोगे तो 42 इक्वल टू ए 1 है तो यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 9 4 जा। अच्छा अगर ये हम सही जा रहे हैं डायरेक्शन से तो टी एक नेचुरल नंबर मिलता हो। अगर टी नेचुरल नंबर नहीं मिला तो कुछ तो गड़बड़ है, राइट। ये 36 हुआ, यहाँ पर क्या बचा 2 3, ये उस तरफ गया 6 2 3 इक्वल टू 6 तो 3 इक्वल टू 3 तो 3 3 हो गया। तो दोनों रिलेशन सेटिस्फाई हो गए। a प्लस b प्लस c 1 प्लस 2 प्लस 3 तो 6 हो गया 6 into 2 12 b। वैसे क्वेश्चन में जब भी आप लोगों को क्वेश्चन ढूंढना है तो आप डिफरेंशिएशन की हेल्प से कर सकते हैं।
ऐसा एक्सप्रेशन दिया है, आपको बोला है 1 + 2x + 3x स्क्वायर का पावर 10 इज इक्वल टू, सामने मैंने एक्सपांशन लिखा, कहाँ तक जाएगा इसका मैक्सिमम एक्सपांशन, x को 20 तक, तो मैंने x को 20 तक लिखा। वैसे इसके एक्सपांशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n + r - 1 c of r - 1 मल्टीनोमियल थ्योरम है, 10 + 1 11 में खोल देना, उसका लगेगा n + r - 1 c of r - 1, n कितना है 10, r कितना है 3, तो 10 + 3 - 1 का 12 और 2 तो टोटल 66 टर्म्स होंगे, है ना। इसका एक्सपांशन करूंगा तो टोटल कितने टर्म्स है ये 66, तो 66 टर्म्स में थोड़े ऐसे टर्म्स ऐसे होंगे जो x वाले होंगे, थोड़े टर्म ऐसे होंगे जो x स्क्वायर वाले होंगे, तो उन सबको साथ में कर दिया है। इसीलिए आपको कितने टर्म दिख रहे हैं अभी 21, क्योंकि आप P0 से चालू किया, कहाँ पर खत्म किया P21, अभी तो कितने टर्म है इसके अंदर, P0 से चालू हो गया, अगर P20 तक गए तो कितने टर्म 21 ही हुआ, बट होने कितने चाहिए, तो बाकी के कहाँ है, बाकी के कोई नहीं, वो सारे साथ कर दिए हैं, x वाले टर्म x स्क्वायर वाले टर्म, इसलिए आपको इतने दिख रहे हैं, ठीक है। तो पूछा इसकी वैल्यू फाइंड करना, बट इसकी वैल्यू तो छोड़ो, वो तो मुझे बताना पड़ेगा, बट मुझे बताओ सारे का अगर एडिशन करना होगा तो क्या करते हैं, सारे कोएफिशिएंट का एडिशन, P0 + P1 + P2 up to the P20, तो क्या करता x = 1 रख लेता, सारे कोएफिशिएंट का एडिशन करना तो x = 1 रख लेता। अल्टरनेट साइन चाहिए होता तो P0 - P1 + P2 - P3, तो क्या करता है x को माइनस कर देता, फिर सिर्फ P0 + P2 + P4 + P6 ऐसा चाहिए होता तो दोनों सीरीज मिली थी ना आपके पास, एक P0 + P1 + P2 कहाँ तक P20 तक, इसका आंसर कितना आया होगा 3 + 2 + 1 तो 6/10, फिर अल्टरनेट साइन रखा होगा तो फिर आपने x को -1 रखा होगा, है ना, x को -1 रखा होगा तो क्या हो जाएगा 1 + 3 4 4 - 2 2, तो 2⁻10, और फिर P0 + P2 + P4 से आप क्या करोगे, दोनों का एडिशन कर लोगे, और P1 + P3 + P5 ऐसे चाहिए होगा तो दोनों को सबट्रैक्ट कर लो, है ना, उससे मिल जाएगा आपको। नॉर्मली तो ऐसे ही पूछेंगे, थोड़ा सा अगर उनको ये चाहिए कि बच्चों का दिमाग कितना चलता है तो वो ये पूछेंगे, तब क्या करोगे। तो फिर उस केस में आप लोगों को क्या सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कैसा है कि P0 के बाद नॉर्मली अगर आपको पूछते हैं तो ऐसा पूछना चाहिए था, अगर इसको ऐड करोगे क्या मिलेगा P0 + P2 + P4 + P6 ऐसा मिलता है ना, तो अब जब दोनों को ऐड करता तो 6/10 + 2/10 और ट्वाइस भी होता तो 2 डिवाइड मिलेगा, पर उन्होंने P0 के बाद P2 को माइनस में बोला, तो आपको सिर्फ ये सोचना चाहिए इस केस में कि P2 जो है वो मुझे माइनस में चाहिए और मुझे x नहीं चाहिए कहीं पर भी, तो मैं x को ऐसा क्या रखूंगा जिससे P2 नेगेटिव आ जाए, कॉमन लोग इसको x में भी तरफ नहीं करता होगा, जो भी रखोगे तो एक कॉमन लेवल में तरफ नहीं करेगा, वापस से फिर कंट्रोल के बाद नहीं हो जाएगी, डिफरेंशिएट करके नेगेटिव थोड़ी वैल्यू हो जाती है, डिफरेंशिएट करके x को अगर माइनस में तो P0 हट नहीं जाएगा, किसे नहीं समझ आ रहा है, मुझे P2 को नेगेटिव चाहिए तो मुझे x को क्या रखना चाहिए, ऐसा दुनिया में कौन सा वैल्यू है जिनका आई तो कुछ रखोगे आप जिसका स्क्वायर आपको माइनस देगा, ऐसा कौन करता है, आई रखूंगा, क्या करूंगा x को आई रखूंगा, ये भी देखो हो सकता है। अब x को अगर आई रखा आपने तो होगा क्या, अब ये
1 plus 2i plus 3i square raised to power 10 raised to power 10 और यहाँ पर आप लोगों का P0 plus P1i है ना, i हो गया होगा, फिर यहाँ पर माइनस P2, फिर यहाँ पर P3 i क्यूब की वैल्यू माइनस i, फिर P4 i raised to 4 is 1, i raised to 4 कितना 1, सही है। तो इसका आप लोगों को क्या मतलब ऐसे चलता रहता होगा। अच्छा i यहाँ पर रखोगे तो i raised to 20 भी कितना, i का साइकिल कैसे चलता है, 4 का साइकिल चलता है, क्या होता है कि छोटा सा आंसर आता है i -1 -i और 1, तो i raised to 21 देगा आपको। अब आप लोग देखोगे तो जो आपको पूछा है वो सारे कौन से टर्म आपके रियल पार्ट है, ये सारे कौन से रियल पार्ट है ना। तो P0 माइनस P2 प्लस P4 माइनस P6 अप टू द P20 ये मेरे कौन से पार्ट होंगे, रियल पार्ट, और बाकी जो बच्चों कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। ये सब इमेजिनरी पार्ट हो जाएंगे बाकी जो बच्चों, और हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट तो कर ही सकते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो यहाँ पर आप लोग अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, आई स्क्वायर अगर -1 हो गया ये तो ये 1 -3 -2 प्लस 2i रेज़ टू पावर 10 -2 प्लस 2i रेज़ टू पावर 10। फिर आप लोग अभी तो कैसा है कि अभी तो आपके लिए थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक मैंने फुल्ली डिटेलिंग में पढ़ाया नहीं है आप लोगों को, इसलिए अभी अगर आपको करना हो तो वापस बाइनोमियल से इसका एक्सपांशन करना पड़ेगा, रियल पार्ट को साथ में कर लोगे तो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको रियल पार्ट ही चाहिए तो आपका आंसर आ जाएगा। और जब कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा पढ़ लोगे, जब मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को, तो इसका फिर आप लोग अंदर यूलर्स फॉर्म वगैरह तो आपको एक्सपांशन के बिना इसका आंसर मिल जाएगा, चाहे रियल पार्ट मिल जाता होगा, इमेजिनरी पार्ट मिल जाता होगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट कर लूंगा आंसर। तो थोड़ा और अगर टफ पूछना या थोड़ा और कंसेप्चुअल पूछना है तो ऐसा भी पूछेंगे जिसमें आपको एक्स को हाई रखना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस तो 1 और -1 हो जाते हैं। थोड़ा एडवांस लेवल में जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर। तो मैंने अपना बाइनोमियल थ्योरम में जो भी काम था वो पूरा कर दिया है, अब वो बाकी आप लोगों को उसको करते रहो। अब देखो कल आप लोगों के टेस्ट 3 टॉपिक है, राइट, कौन कौन से, तो बाइनोमियल तो है ही, अभी भी लास्ट जो टेस्ट हुआ तो बाइनोमियल थ्योरम में तो फिर भी ठीक ठाक है, पर जो पूरा आना चाहिए जो सबसे एक्सपेक्टेड था अभी भी नहीं है, तो बाइनोमियल थ्योरम सब लोग करोगे, राइट। फिर एक सेकंड का खत्म है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में तो मुझे लगता है पूरे क्लास को प्रॉब्लम आ रही है, और ट्रिग्नोमेट्री में आना वही चैप्टर सबसे ज्यादा चाहिए, तो उसी के क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसा तो नहीं बल्कि उसी के आएंगे, बट 99% चांस है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनेगा। आपने पीवाई को देख लो, मैक्सिमम क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे होता है। इक्वेशन मतलब कौन सा, जिसका सॉल्यूशंस फाइंड करना है, राइट। उसको वापस रिवाइज करो, कहाँ से रिवाइज करोगे, अच्छा कल भी वापस 2 पेपर बनेंगे, जिनके लास्ट जो सब्जेक्ट हुआ तो उसमें 60% के नीचे मार्क्स है, बहुत सारे हैं, राइट। उनको सिर्फ डीपीपी करना है, उनको सिर्फ क्या करना है, डीपीपी, और जिनके 60% के ऊपर उनको तो कुछ भी मतलब वो पीवाई क्विज जा सकते हैं, कोई भी लेवल का आ सकता है, फिर उनको वो सब कुछ करना है। तो जिनके 60% से कम है वो लोग तो सबसे पहले किसमें पास करेंगे, डीपीपी 1, डीपीपी एक ही डीपीपी है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो उसको वापस लगाओ, राइट। और एक तीसरा चैप्टर था लीनियर इनइक्वालिटी, तो लीनियर इनइक्वालिटी में अभी ब्रीफिंग कर देता हूँ आप लोगों को, कल की टेस्ट आप लोगों को आना चाहिए, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत अगर आप लोग भूल गए होंगे तो वापस रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि हमने सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटी स्टार्ट किया था। उस लीनियर इनइक्वालिटी में आप लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए, और जिन लोगों ने उस टाइम का क्लास मिस किए वो लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान दो। पहले तो 3 ब्रैकेट मुझे याद कराओ, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट।
ओपन ब्रैकेट मतलब क्या? सारे नंबर्स उसके बीच में include। जब हम लोग बोलते हैं x belongs to 2 to 3, इसको कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं? ओपन ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं? ये कौन सा ब्रैकेट होगा? क्लोज ब्रैकेट। अच्छा, ओपन ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करने के लिए और भी एक सिंबल होता है, ये उल्टा। कभी अगर ऐसा आ गया तो ऐसा नहीं कि कुछ प्रिंटिंग मिलती है, ओपन ब्रैकेट ये, ठीक है। एक ये और एक होता है कर्ली ब्रैकेट। तीनों में फर्क क्या है? इसमें 2 और 3 के बीच की सारी वैल्यू, 2 और 3 के बीच में कितनी वैल्यू होती है? तो सारी वैल्यू, बट 2 और 3 को इंक्लूड इसमें 2 और 3 के बीच की तो सारी वैल्यूज लेना ही लेना है, इंक्लूडिंग 2 इसमें 2 और 3 भी इंक्लूड होगा। एक 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, उसके बीच की तो सारी वैल्यू हो ही सकता है। काफी लोगों को लगता है सर 2 और 3 के बीच में कौन सी वैल्यू होती है? तो होती है 2.01, 2.001, तो इनफाइनाइट वैल्यू होती है। और इसका मतलब ओनली 2 है ना, उसके बीच की कोई भी वैल्यू नहीं है। बस पर्टिकुलरली स्पेसिफिक कोई नंबर बताना होगा तो कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, कोई रेंज बताना होगा तो ओपन या क्लोज यूज करेंगे, ठीक है। इनइक्वालिटी में कहां पर आपकी इनइक्वालिटी चेंज होती है? इनइक्वालिटी तो 2 ही होता है ना, ग्रेटर देन और लेस देन, और ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। कब आप लोगों की साइन चेंज होती है? माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड, एक अगर लेस देन वाई है और अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी, राइट। दूसरा, एक अगर मतलब माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड वो इसी में आ गया, और एक लेस देन वाई और मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो भी साइन चेंज हो जाएगी, करेक्ट। ये 2 केस तो आप लोगों को पता है कि जहां पर साइन चेंज होती है, कब? माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड इसमें आ गया, और जब आप रेसिप्रोकल करोगे, राइट। तो आप लोगों को अगर टेक्स्ट बुक में भी एक चैप्टर है आप लोगों का लीनियर इनइक्वालिटी, उसमें तो कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन के 2x + 3 + x + 1 लेस देन इक्वल टू 3x/4 - 5, फाइंड द सॉल्यूशन। फाइंड द सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? x की वो पॉसिबल वैल्यू जिसके लिए इसकी वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? पहले तो सारे कांस्टेंट एक तरफ, सारे वेरिएबल एक तरफ, तो 2x/3 + x - 3x/4 लेस देन -5 - 1 तो -6। फिर वो और वगैरह एलसीएम ले लूंगा, पहले एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई 8x + 12x - 9x डिवाइड बाय 12 लेस देन 8x + 12x 28 - 9x। ये 12 को सामने मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें सामने मल्टीप्लाई होगा क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बट 12 कैसी वैल्यू हमें पता है ना, कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव। आपका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पर 12x होता तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करता। क्यों नहीं करता? मुझे नहीं पता है कि x पॉजिटिव होगा कि, क्योंकि पॉजिटिव होगा तो साइन सेम रहता, बट अगर नेगेटिव होता तो साइन चेंज होता। तो मैं तब तक मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ इनइक्वालिटी में, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब तक मैं 100% श्योर ना हो जाऊं कि जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँ पॉजिटिव है कि नेगेटिव। बट 12 तो श्योर होना आपका पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लाई करो, क्या प्रॉब्लम है? तो x किससे छोटा आ गया? माइनस से। अच्छा, 11 से डिवाइड कर सकता हूँ, करूंगा तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर -11x होता तो -11 से डिवाइड करते तो साइन चेंज हो जाता, क्योंकि आप माइनस से डिवाइड करोगे। तो इसको क्या रीड करोगे? तो कैसे लिखोगे फाइनल आंसर? माइनस इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक? -22/11 से छोटा है तो कहाँ तक जा रहा होगा? ये तो हो गया बहुत बेसिक लेवल पे क्वेश्चन, जो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में ऐसे क्वेश्चन दिए। ज्यादा क्या देंगे भाई? 2 इनइक्वालिटी साथ में दे देंगे कि 2x/3 + x greater than equal to x/2 - 1 but less than equal to 2x/3 + 5।
तो क्या करना पड़ेगा हमें इसमें? दो को सोल्व करते थे, पहले इतने को सोल्व करते थे, फिर इतने को करते थे। इसको सोल्व करके कुछ x की वैल्यू आई, ब्लैक रेंज जाएगा, इसको सोल्व करके भी x की रेंज जाएगी, तो फाइनल आंसर क्या होगा इन दोनों का? क्योंकि ऐसी x की वैल्यू के जो दोनों को ही सेटिस्फाई करता। सही है, राइट? इसको सोल्व करोगे तो आंसर एक बार चेक करते हैं क्या आएगा। -1 को तरफ शिफ्ट करता हूँ 1 हो जाएगा, इन सब को इस तरफ शिफ्ट करता हूँ तो x/2 माइनस 2x/3 माइनस है, किस एलसीएम में 3x माइनस 4x माइनस 6x डिवाइड बाय 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x माइनस 4x माइनस x माइनस 6x माइनस 7x 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर x is ग्रेटर देन जैसे ग्रेटर देन कैसे होगी? माइनस के डिवाइड प्लस इनइक्वालिटी के साइन, राइट? फिर इसकी बात करते हैं इस तरफ की 2x/3 प्लस x लेस देन 2x, ये 2x/3 दोनों तरफ से नहीं देंगे, x/3 कर लेते हैं, x/3 प्लस 5, x/3 को इस तरफ ले आता हूँ 2x/3 प्लस x माइनस x/3 लेस देन 5, 3 एलसीएम तो 2x प्लस 3x माइनस x डिवाइड बाई 3, 2x प्लस 3x 5x, 5x माइनस x लेस देन 15, x लेस देन 15/4, ये लेस देन 15/4 इसका आंसर है, ग्रेटर देन -6/1 इसका आंसर है। आपको क्या चाहिए आंसर में? दोनों का कॉमन पार्ट। तो अगर इसको और इंटरसेक्शन ढूंढने का सबसे इजी तरीका क्या है? नंबर लाइन। -6/7 से बड़ी वैल्यू कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। x की वैल्यू 15/4 से छोटा है, 15/4 इससे आगे होगा ना नंबर लाइन में, उससे छोटा है, कहाँ तक जाएगा? क्या कॉमन है दोनों में? दिखता है नंबर लाइन में इतना पार्ट कॉमन है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? -6/7 से लेके किस तरह का बन सकता है आप लोगों का? इसका टेक्स्ट बुक क्या है? इसमें क्योंकि एक तो वर्ड प्रॉब्लम दिए आप लोगों को, ये भी नहीं दिया आपको, टेक्स्ट बुक ऐसी नहीं है जिसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगा। राइट, बस वो इनइक्वालिटी चेंज का होता है, बस उस पर ध्यान देना। अच्छा, आप लोगों के ये जो सॉल्यूशन है उसको बोला जाएगा कि आप उसको नंबर लाइन पे फ्लोटिंग करके दो। तो नंबर लाइन पे फ्लोटिंग करना होगा किसी का भी सॉल्यूशन। जैसे इसको नंबर लाइन पे फ्लोट करना तो क्या करोगे आप? एक -1 पॉइंट इंफाइनाइट का नंबर लाइन लोगे, ये क्या है? यहाँ 0 होगा कहीं पर, है ना? तो -72/11 इसके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, यहाँ पर कहीं होगा -72/11, और वहां से चालू करना और आपको कहाँ तक जाना है? -इनफाइनाइट तक, है ना? चलता रहेगा, उससे डेट पॉइंट बना देना है। और ये वाला जो नंबर होगा वो होलो सर्कल होगा या डार्क सर्कल होगा? होलो सर्कल होगा, बिकॉज उसको इंक्लूड नहीं करना है। डार्क सर्कल मतलब उसको इंक्लूड करना है ना। नंबर लाइन मतलब ये होता है। आपको अगर ऐसे दे तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मुझे बताइएगा कैसे करोगे। आपको बोलेंगे फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर। फाइंड all pairs of consecutive or positive integers, both of which are smaller than 10, both of which are smaller than 10, such that their sum is more than 11, such that their sum is more than 11। मुझे ऐसे जितने भी पॉसिबल पेयर थे ऑड नंबर के ढूंढ के देना है कि जो 10 से छोटे होने चाहिए, बट उनका जब एडिशन करूंगा तो विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11।
और ऐसे पेड़ ढूंढना, मतलब कितने नंबर लेने आप लोगों को? 2। कौन से 2 नंबर लोगे? लेट बी 2 नंबर था, 2 नंबर लेना है ना। एक नंबर अगर मैंने एक लिया, एक मैंने अगर एक लिया तो दूसरा नंबर कौन सा है? x प्लस 2, क्योंकि अगर ये ऑड है तो इसके बाद का ऑड नंबर में प्लस 2 करना पड़ता होगा ना। लेट बी 2 नंबर था x एंड x प्लस 2। अब क्या क्या कंडीशन दिया है? लेस देन 10 एंड x प्लस 2 भी लेस देन 10 एंड दोनों का एडिशन more than 11, so that the sum is more than 11। ये 3 कंडीशन हो गया। x लेस देन 10, यहाँ सोल्व करूंगा तो x प्लस 2 लेस देन 10 मतलब x इज लेस देन 8 एंड 2x प्लस 2x इज ग्रेटर देन 9। 11 माइनस 2 कितना? 9। तो 2x ग्रेटर देन 9 तो x ग्रेटर देन 9/2। आपको क्या लेना है? इन सब का इंटरसेक्शन, इन सब का इंटरसेक्शन, इन सब का इंटरसेक्शन क्या बनेगा? 10 से छोटा, 8 से छोटा, 10 से छोटी वैल्यू, फिर 8 से छोटी वैल्यू, फिर 9/2 से बड़ी वैल्यू। 9/2 मतलब 4.5, तो 4.5 इसके लेफ्ट साइड में होगा, उससे बड़ी वैल्यू। तो क्या कॉमन है सब में? तीनों में क्या कॉमन है? 9/2 से 8। तो x को किसके बीच में होना पड़ेगा? 9/2 से 8। 9/2 मतलब कितना? 4.5। तो 4.5 और 8 के बीच में ऑड नंबर कौन कौन होता है? तो x इज बिलोंग्स टू 5, 7 और 2 ही होते हैं। 4.5 और 8 के बीच में ऑड नंबर कौन है? 5 और 7। आपको पेड़ ढूंढना। एक नंबर आपने एक लिया, दूसरा क्या लिया था? x प्लस 2 से एक पेड़ हो जाएगा 5,7 का, और दूसरा पेड़ 7, है ना। दोनों नंबर कौन से लिए अपने? x और x प्लस 1 5 तो दूसरा 7, x 7 तो दूसरा 9। ये इक्वेशन हो सकता है इवन में दे देते, तो क्या करते? तो भी सेम ही करता। भाई एक नंबर अगर एक इवन है तो उसके बाद का इवन नंबर कौन होगा? x प्लस 2 तो होगा। बस यहाँ पर जो मैं 5 और 7 ले रहा हूँ, सीधा पर क्या आंसर ले रहा है? 6 और 8 6 ही ले पाता, क्योंकि 8 को इंक्लूड नहीं करना है ना, तो फिर सिर्फ एक ही होता 6,8। राइट। जैसे वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकता है, Ravi obtained 70 and 75 marks in first 2 unit tests. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. तो एक टेस्ट में 70 है, दूसरे टेस्ट में 75 है, बोले तीसरे टेस्ट में कितना होना चाहिए जिससे उसका एवरेज मिनिमम 60 हो जाए? क्या करो? ये तो 4th स्टैंडर्ड में होना चाहिए। एक टेस्ट में 70, एक टेस्ट में 75, तीसरे टेस्ट में कितने मार्क्स मिलने चाहिए कि जिससे उसका एवरेज 60 से बड़ा हो, 60 से ज्यादा हो जाए? 70 प्लस 75 प्लस 50 ग्रेटर देन सही हो गया। तो ये सब तो ठीक है, सब तो वही लोग हैं। इसके अंदर एक आध क्वेश्चन थोड़े ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोगों को स्कूल में भी अगर टेक्स्ट बुक में से अगर लीनियर इनइक्वालिटी में कोई क्वेश्चन पूछना हो ना, दो एक्सरसाइज उसमें मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पूछने लायक है थोड़ा सा, जिसमें बोले एक और एग्जांपल है जो बता रहा ऐसा एक आप लोगों को सेम टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, जिसमें बोला गया है अ मैन्युफैक्चरर, क्वेश्चन सुनिएगा क्या दिया है, अ मैन्युफैक्चरर
has 600 liters of a 12% solution of acid. एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास एक लिक्विड है, एक सॉल्यूशन है जिसमें उन्होंने बोले कि 12% एसिड, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन कितना है 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। हाउ मेनी लीटर, उसके बाद और एक है हाउ मेनी लीटर ऑफ ए 30% एसिड सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन है जिसमें 30% एसिड कॉन्सेंट्रेशन, एक में 12% है, एक में 30%। अब क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ए 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट, मस्ट बी यहाँ से कुछ ऐड करने को बोलता है, must be added to it so that the acid contained in the resulting mixture, दोनों को मिक्स कर लेते रिजल्टिंग मिक्सचर होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता होगा कि कम होता होगा। और 12% में 30% ऐड करोगे तो क्या होगा, उसको बढ़ाना नहीं बट बढ़ा के ले जाना है उनको, so that the resulting mixture contain more than 15% but less than 18% acid concentration। आपको समझ आया क्वेश्चन? आपको बोला इसमें से कितना लीटर आप यहाँ मिक्स करोगे जिससे इसका एसिड कॉन्सेंट्रेशन 12% से इंक्रीज तो होगा, बट इंक्रीज होके उसको ले जाना है किसके बीच में, 15% से लेके 18% के बीच। तो फिर कितना मिक्स करना चाहिए, तो ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया। आपके पास इनिशियली कितना एसिड कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा ये क्वांटिटी भी दिया हुआ है 600 लीटर है, और आपको सिर्फ किससे मतलब है, एसिड कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है, मुझे किससे मतलब नहीं। इनिशियली आपका कितना एसिड कॉन्सेंट्रेशन 12%, किसका 600, इतना है मेरे पास एसिड। मैं यहाँ से थोड़ा सा सॉल्यूशन मिक्स कर रहा हूँ, कितना नहीं पता, तो 1 लीटर। तो जब आप 1 लीटर मिक्स करोगे यहाँ से, उसमें कितना एसिड कॉन्सेंट्रेशन, कितना एसिड कॉन्सेंट्रेशन 30%, और जो आप मिक्स करने जा रहे हो तो कितना एसिड कॉन्सेंट्रेशन, आपने कितना लीटर मिक्स किया 1 लीटर, तो उसमें एसिड कॉन्सेंट्रेशन कितना है 30/100 ऑफ एक्स, ये आपने इसमें मिक्स किया, राइट। रिजल्टिंग मिक्सचर कितना हो जाएगा, 600 लीटर पहले था और कितना ऐड किया 1 लीटर, का टोटल कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 600 प्लस है, और वो जो 600 प्लस एक्स हुआ उसका एसिड कॉन्सेंट्रेशन किसके बीच में ले जाना, 15% से लेके, इसका नहीं कि ये जो टोटल आएगा वो 15% से ज्यादा होना चाहिए और 18% से कम होना चाहिए, किसका 15% ऑफ वॉट 600 और इस तरफ 18% ऑफ 600। तो सब जगह से 100 कैंसिल कर लिया है ना, 15 into 600 9000 प्लस 15x लेस देन 7200 प्लस 30x, और इस तरफ 18 है ना 10800 प्लस 18x। पहले इन दोनों को सोल्व कर लिया जाए जैसा भी किया था वहां पर, दो को सोल्व करते हैं, पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं, फिर इन दोनों को सोल्व करते हैं। इन दोनों को सोल्व करोगे तो 7200 को दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो 9000 माइनस 7200 1800, 30x माइनस 15x, तो x इज ग्रेटर देन 15 डिवाइड में चला जाएगा, और 15 पॉजिटिव विल बी, इक्वलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना हो जाएगा 120 होगा ना, 15 पे 180 होता है, ठीक है। ये आप लोगों का इसका सोल्यूशन है इन दोनों। अभी इसको सोल्व करते हैं, 18x को तरफ ले लेता हूँ, 30x माइनस 18x 12x, 7200 को इस तरफ लूंगा तो 10800 माइनस 7200 3600, तो x इज लेस देन 12 डिवाइड में जाएगा, इनका क्या होगा 8 है, तो दोनों का इंटरसेक्शन x किससे बड़ा पर किससे छोटा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा ग्रेटर देन 120 बट लेस देन, इसमें कि यहाँ से अगर आप 120 से लेकर 300 लीटर के बीच में अगर सॉल्यूशन मिक्स करते हो तो आप एसिड कॉन्सेंट्रेशन किसके बीच में रहेगा, तो 3 से लेके 18%।
आया समझ में? तो फिर इसका आंसर आप मुझे दीजिएगा, कैसे करोगे क्वेश्चन में बताता हूँ। हाउ मेनी लीटर, क्वेश्चन सुन लीजिएगा, फिर आप उसमें जो इन्फॉर्मेशन थे उसको लिख के मुझे आंसर बताओ। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर will have to be added to 1125 liters of the 45% solution of acid। मतलब एक ऑलरेडी सॉल्यूशन है जिसका क्वांटिटी दिया है 1125 लीटर, जिसके अंदर 45% सॉल्यूशन है, 45% एसिड सॉल्यूशन है। इसके अंदर बोला है कि प्योर वाटर मिक्स करना है। ऑब्वियसली किसी कॉन्सेंट्रेशन में वाटर मिक्स करोगे तो डाइल्यूट होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन कम होने वाला है, राइट। वो कम करके आपको 25% से लेकर 30% के बीच में ले जाना है। 25% से 30% के बीच में ले जाना है। तो कितना वाटर मिक्स करना है, कितना वाटर मिक्स करना है। तो मुझे सिर्फ एक बार ये रिलेशन बता दो ना, क्योंकि रिलेशन से वाला कैलकुलेशन तो सही हो ही जाएगा। रिलेशन क्या है आप लोग, जिसमें ये रिलेशन बन रहा है, आप लोगों में एक रिलेशन बना होगा, क्या बना कितना? पहले मेरे सेंटर का बता दो। 45% ऑफ, ठीक है, इंटू 1125 इतना था, प्लस एक हम सर वाटर, मैंने वाटर का 55% वाटर बोला, ओके। ये प्लस एक जिन्होंने किया पूरा ही गलत किया आप लोगों ने। तो फिर आप मुझे बताओ, ये जो इनइक्वालिटी जो हम बना रहे हो किसके लिए बना रहे हैं? एसिड के लिए बना रहे हैं, एक्स के लिए नहीं बना रहे। किसके लिए बना रहे हैं? एसिड के लिए बना रहे हैं। ये इनिशियली आपके पास जो एसिड था वो है, आपने उसके अंदर क्या मिक्स किया? वाटर। सपोज 1 लीटर मिक्स किया, उस वाटर में कितना एसिड है? 0%। तो प्योर वाटर है तो 0% आएगा यहाँ पर। 0% किसका? x लीटर। यहाँ पर ये जो था 30% के उसके अंदर एसिड था 30%, इसमें एसिड नहीं है, तो 0% ऑफ x आएगा। और ये किसके बीच में होना चाहिए? 25% से लेके 30% के बीच में होना चाहिए। 25% किसका? रिजल्टिंग मिक्सचर का। रिजल्टिंग मिक्सचर कितना? 1125 प्लस है, और किससे छोटा? 30% से छोटा। ये आपका बना होगा तो आंसर आएगा। तो यही बनाने में गड़बड़ कर दो तो आंसर कहां से आएगा?
ठीक है, फिर जब सोल्व करोगे तो आंसर आ ही जाएगा। ये तो समझ आया आप लोगों को। यहाँ पर अगर सपोज कोई दूसरा सोल्यूशन होता है जिसमें 10% एसिड कॉन्सेंट्रेशन होता है तो क्या लिखते हैं? तो 10/100 ऑफ एसिड वाटर है तो नहीं है, फिर तो 0% लिखूंगा। 562.5 और 900 562.5 से लेकर 900 आ जाएगा इसको सोल्व करना। फिर आप लोगों को इनइक्वालिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सब तो ठीक है नहीं, ये सब तो आप लोगों को आना ही चाहिए, पर सबसे ज्यादा है जो काम आता है या सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो होता है कौन सा होता है? वेरिकर मेथड। क्या करते थे वेरिकर मेथड में? 2x + 3 अपॉन x² - 9 मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। कैसे सोल्व करते? ऐसे सोल्व करते हैं। x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए इस पूरे का आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। पहले फैक्टराइज कर लेते, फिर एक नंबर लाइन लेते थे, उस नंबर लाइन पे जितने भी पॉसिबल फैक्टर थे, ये जो भी रूट्स है आपके क्वेश्चन में दिए, उन सबको असेंडिंग ऑर्डर में फ्लोटिंग करते थे। कितने रूट थे? 3। कौन कौन से? -3 -3/2 और +3। रूट कैसे पता चलते? कब 0 हुआ? -3 पे। ये कब 0 हुआ? -3/2 पे। ये कब 0 हुआ? 3। इसको क्या करते थे? नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते थे। -3/2 सॉरी -3 सबसे छोटा, उसके आगे कितने सेक्शन हुए? 1 2 3 4। फिर क्या करते थे? 4 में से कोई एक सेक्शन पता कर लेते थे पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। कौन सा सेक्शन? कोई भी ले सकते। समझ में नहीं ये लिया। ये सेक्शन का मतलब क्या? 3 से बड़ी वैल्यू, 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो। 4 ले लिया। 4 को रख के देखते हैं, ये पॉजिटिव आएगा। 4 रखा तो 4 to 8 + 3 पॉजिटिव, 4 + 3 4 - 3 पूरा आंसर। तो यहाँ पर प्लस आंसर आएगा। तो बाजू में आपको क्या चाहिए? तो कौन सा? प्लस वाला या माइनस वाला? प्लस वाला। आपकी ये 2 सोल्यूशन। इसका आंसर ग्रेटर देन 0 तब आएगा व्हेन x बिलोंग्स टू -3 से -3/2। अच्छा, इसमें अब ये भी बताओ मुझे, किसमें क्लोज ब्रैकेट डालना है, किसका ओपन ब्रैकेट डालना है? -3 को ओपन डालना है या क्लोज डालना? ओपन। क्योंकि -3 रखने जाओगे तो नीचे का 0 हो जाएगा, तो उसको आप इंक्लूड नहीं कर सकते। हाँ, तो क्या हुआ? डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, इक्वल टू 0 ऊपर आएगा तो चलेगा, नीचे तो नहीं आ सकता। ऊपर का -3/2 को मैं इंक्लूड करूंगा, तो यहाँ पर इक्वल टू 0 है तो न्यूमरेटर 0 हो सकता है। और को कैसे लिखते हैं मैथ में? यूनियन 3 से लेके कहां तक? अच्छा, 3 को इंक्लूड तो वापस डिनोमिनेटर जुड़ा देगा। तो 3 से कहां तक? इनफाइनाइट को क्लोज में डाल सकते हैं, तो पता ही नहीं है किसी को। इनफाइनाइट और -1 तो कभी भी क्लोज में आता है। तो दिस इज कॉल्ड द वेरिकर मेथड, अगर आप लोग को याद आ गया। और ये सबसे अच्छी बात क्या है कि डिवीजन में भी लगता है, मल्टीप्लाई में भी लगता है, हर जगह लगता है, कोई टेंशन नहीं है उसको, कहीं पर भी लगता है। राइट? हाँ, बस थोड़ी सी चीजें ये ध्यान देनी है कि सपोज आप कैसे देते x² - 5x + 6 डिवाइडेड बाई x² + 1 into x - 7 लेस देन इक्वल टू 0 से। तो क्या करेंगे? पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। x - 2 और x - 3 डिवाइडेड। अच्छा, काफी सारे बच्चे, किसी ने पूछा नहीं, तो ऐसे जिन्होंने पहली बार क्लास अटेंड किया, मतलब ये देख रहे हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं करती है सर? क्योंकि नॉर्मली तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाता, तो क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया? क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया? क्योंकि मुझे नहीं पता है कि x² - 9 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, नेगेटिव होगा तो साइन चेंज होगा। तो आपको क्या पता पॉजिटिव है कि नेगेटिव? बट अगर इसकी बात करो तो क्या मैं इसको सामने मल्टीप्लाई कर सकता हूँ?
क्यों? मुझे अगर पता है कि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, उसमें +1 करोगे तो इसको तो सामने 0 के साथ चले जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने 0 आ जाएगा और डिवाइड बाई x - 7 लेस देन इक्वल टू 0। फिर नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर 2 3 3 और 7 से बड़ी वैल्यू रखूंगा तो प्लस आएगा, ये प्लस ये प्लस ये भी प्लस, तो प्लस माइनस आपको क्या चाहिए? माइनस वाला आंसर हो जाएगा। क्या लिखोगे इसका आंसर? x बिलोंग्स टू -∞ से 2, जिसको इंक्लूड करूंगा यूनियन 7 से 3 से 7, 3 को इंक्लूड करेंगे बट 7 को क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, राइट। और एक चीज अगर ऐसा आया 2x + 3 अपॉन x + 1 लेस देन इक्वल टू 1, तो मैं इसको सामने तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकता। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि आपकी वेविकर मेथड किसका एप्लीकेबल है? ये नंबर लाइन का आपको प्लस माइनस पता चलता है। प्लस माइनस का मतलब क्या? 0 से बड़ा तो प्लस, 0 से छोटा तो माइनस, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 ही होना चाहिए, तो ही वेविकर मेथड एप्लीकेबल है। यहाँ तो 1 है, क्योंकि 1 से छोटा है तो नेगेटिव थोड़ी बोल सकते हो। 1 से छोटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। 1 से छोटा 0 और 1 के बीच में हो तो पॉजिटिव है, 0 से छोटा हो गया तो, इसलिए वेविकर मेथड जब भी लगेगा और हमेशा लगेगा जब भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आए, मतलब वेविकर मेथड। सामने क्या चाहिए? 0, तो 0 लाने के लिए क्या करेंगे? 1 को शिफ्ट कर लेते हैं, 1 को शिफ्ट कर लेंगे, 2x + 3 अपॉन x + 1 - 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2x + 3 -x - 1 अपॉन x + 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। 2x - x 3 - 1 2 डिवाइड बाय x + 1 इज, अब सामने 0 आ गया, अब वेविकर मेथड चलेगा। नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर? -2 -1 से बड़ी वैल्यू पे क्या आएगा आंसर? -1 से बड़ी वैल्यू कोई भी ले लिया, 0 1 2, तो ये भी पॉजिटिव, तो ये प्लस, तो बाजू में आपको क्या चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाला, तो फाइनल आंसर क्या लिखूंगा? -2 से लेके -1 1 ओपन ब्रैकेट -2 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं है। से पहले हम लोग डिस्कस हो चुका है, वापस जो थोड़ा फटाफट मैंने बता दिया, फिर आप लोग अपनी नोट्स तो होगी उसको रिवाइज करो, और जिन्होंने क्लास मिस किए हैं तो उनको वीडियो लेक्चर्स होंगे आप लोगों के चैनल पे, वहां से आप लोग एक बार उसको गो थ्रू करें। पर मेन आपको वेविकर मेथड आना चाहिए। एक दो कंसेप्ट आप लोगों की इनइक्वालिटी की साइन चेंज होती है वो ध्यान में रखना है। और टेक्स्ट बुक में ऐसे आप लोगों के एग्जाम्पल है वर्ड प्रॉब्लम, तो ये